मंच पर विराजे मान्यवर जस्टिस BS यादव जी, मंचस्थ इसी विषय पर देश के कोने कोने से पधारे विद्वत परिषद, मंच के व्यवस्थापक रामलगन माझी जी, संचालक महोदय, सारे देश के कोने कोने में इस मिशन को जमीन तक पहुंचाने वाले हमारे जीवनव्रती समर्पित फुल टाइमर प्रचारक बंधुओं तथा देश के कोने कोने से आए हुए वामसेफ, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ, भारत मुक्ति मोर्चा, किसान मोर्चा एवं तमाम संगठनों के जांबाज धरती पुत्रों, बहनों, भाइयों तथा बच्चों, किसी एक ही विषय पर जिसमें उद्घाटन सत्र में ही मान्यवर BS यादव जी जैसे न्यायमूर्ति की बात सुनने के बाद इस विषय पर और कुछ बोला जाए, ये सूरज के सामने दीपक दिखाने वाली बात है। और उसमें भी मेरे से पहले 4 वक्ता बोल चुके। मुझे लगता है खाने के बाद जो जम्हाई आने की प्रक्रिया होती है, आप लोगों को जम्हाई ना आए इसके लिए मैं आप लोगों की उपस्थिति इस हॉल में जानना चाहता हूं। और उसके लिए एक बार मैं चाहूंगा कि आप लोग जिस समर्पण के साथ यहां पधारे हैं, मामन मेश्राम जी के विषयों से हमें समझ में आया कि बहुत कुछ सीखना सबके लिए अभी बाकी है। तो एक बार अपनी उपस्थिति हमारे जय घोष के साथ हम देंगे। एक बार जरा तन के सब लोग बैठ जाए, मैं भी 5 मिनट आपको जगा कर रखने का प्रयास करूंगा। बोले 85। कुछ बहनों भाइयों के हाथ नहीं खड़े हुए, जरा घूसा बांध के संगठन का परिचय देते हुए और पूरी गर्मजोशी के साथ बोलेंगे, बोले 85। मंच पर जो हमारे महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं, उन सबको प्रथम स्मरण करते हुए उनके लिए 2 पंक्तियां कह के मैं अपनी जानकारी आपके सामने शेयर करने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग सीमा के ऊपर अपने खून बहाकर अपनी कुर्बानियां देते हैं, लेकिन देश के जो महापुरुष अपने खून को पसीना बहाकर, अपने खून को पसीना बनाकर, जैसे हमारे जांबाज प्रचारक बाबा साहब फूले जैसे लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, उनके बारे में 2 पंक्तियां। सारा लहू शरीका, सारा लहू शरीका जमी को पिला दिया, कर्ज था वतन का हमने उसे चुका दिया, हमने उसे चुका दिया, हमने उसे चुका दिया। सिर्फ सीमा पर ही कुर्बानी देने वाले लोग महापुरुषों की श्रेणी में नहीं आते। साक्षात इस देश की व्यवस्था पर्तन करने के लिए, इस देश को दुनिया के मानचित्र पर सबसे सम्मानित देश बनाने के लिए जो लोग अपने खून को पसीना बनाकर प्रचारक और समर्पित कार्यकर्ताओं के रूप में दे रहे हैं, वो भी भविष्य में महापुरुषों की श्रेणी में नाम लिए जाएंगे। इस उम्मीद और आशा के साथ वामसेफ, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी संघ सारे देश में जो अलग जगा रहा है, मैं बड़ा दुर्भाग्यशाली था, अगर भाग्य जैसी कोई चीज है, कि जवानी के 55 साल बीत जाने के बाद इस देश के इस मिशन को मैं जान पाया, समझ पाया। और इसमें उन अपने मित्रों का नाम लेना मैं नहीं भूलूंगा, ये एहसान फरोसी होगी। आज इस मंच पर आपके सामने जो मैं विराजमान हूं, उसमें हमारे सिवान के इमामुल हक भाई, प्रदीप यादव भाई हमारे बगल में बैठे हैं, रामलगन माझी जैसे लोगों का, जिन्होंने मुझे वामसेफ के बारे में समझाया। और मुझे लगा कि जो 30 साल की मेरी जिंदगी रही है, जिसके बारे में बताया गया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने को तथा कथित दुनिया का सबसे बड़ा संगठन कहे जाने वाले संगठन में, उसके इंडस्ट्री पद पर, हाईएस्ट पद पर, सेंट्रल टीम में रहने के बाद भी मुझे देश नाम की चीज और राष्ट्र नाम की नीज के लिए जीने का मजा नहीं आया। जिस व्यक्ति ने भारतीय वायुसेना को छोड़कर और देश सेवा करने के लिए ऑप्शन ढूंढते ढूंढते वो RSS के पास पहुंच जाता है। आज मैं इस मंच से और माननीय मेश्राम जी से एक नम्र निवेदन करना चाहूंगा, देश के लिए, इस देश को, इस राष्ट्र को दुनिया में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र, सम्मानित राष्ट्र बनाने के लिए वामसेफ इस अभियान को कर रहा है। ये देश को पता लगना चाहिए, ये देश को पता लगना चाहिए। और मैं अपने जांबाज प्रचारक बंधुओं से और आपसे एक निवेदन करूंगा,
कि जब मेरे जैसा व्यक्ति जो भारतीय वायुसेना का मिसाइल चलाना छोड़कर संघ की शाखा चलाने जाता है, यानी देश सेवा करने की जो भावना है, मेरे से भी और अच्छे अच्छे लोग तमाम देश में हैं जो कि ढूंढ रहे हैं कि हम देश सेवा के लिए इन महापुरुषों को जो चित्र लगे हैं, जिनकी कथाओं से हमें प्रेरणा मिलती, वो ढूंढ रहे हैं कि हम कहां जाएं। आरएसएस में भी हमारे जैसे हजारों लोगों का दम घुट रहा है। और आज इस सभा के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूं, आज इस मुद्दे पर आज जो चर्चा हो रही है, इस मुद्दे के ऊपर मैंने जब आरएसएस की सारी हिंदू राष्ट्र की फिलॉसफी के बारे में माननीय मेश्राम जी ने आपको बड़े ढंग से समझाया, उस बात को दोहराना मैं नहीं चाहता हूं। लेकिन आज सारे देश के जवान जो ओबीसी समाज से खास कर हैं, एससी एसटी से हैं और आरएसएस जैसे धोखेबाज, मैं आज बड़े फख्र के साथ, अथॉरिटी के साथ मैं कहना चाहता हूं, आरएसएस इज ए एंटी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आरएसएस इज ए एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और आरएसएस इज ए, हमारे संविधान के जानकार मानवर जस्टिस बीएस यादव जी बैठे हैं। मैं आज ये जानते हो कि मेरे पर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट हो सकता है, मैं ये कह रहा हूं, आरएसएस ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नेशनल, एंटी सोशल एलिमेंट, एंटी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उसको ओपनली चैलेंज देने की जरूरत है। देश की सेवा करने का उसके पास ना कोई एजेंडा है, ना उसके पास कोई नीयत है। हमारे मित्र ने नीति आयोग की बात की, अरे भाई नीतियां तो तब बनेगी जब तुम्हारी नीयत साफ होगी, नीतियां तो तब बनेगी जब तुम्हारी नीति साफ होगी। योजना आयोग का नाम नीति आयोग देकर सारे देश को अपने नीयत के घनचक्कर में और जंजाल में फंसाने का काम भारत सरकार जो कर रही है। आज के जो विषय पर मैं अपनी बात को रखने के पहले ये बताना चाहता हूं कि 1875 में साहू जी महाराज ने इस देश की जातीय संरचना को समझते हुए, और आपको हमको पता है ज्योतिराव फूले के मार्गदर्शन में साहू जी महाराज ने 75% आरक्षण की व्यवस्था अपने शासन काल में, राजकाल में दी थी। एक बार जोरदार तालियां साहू जी महाराज और ज्योतिराव फूले जी के मार्गदर्शन के लिए। बंधुओं, जब एक देश में दिशा निर्धारित हो गई कि 75% आरक्षण, आज आरक्षण को खिलवाड़ बना दिया गया। पहली बात तो आरक्षण का शब्द ही अपने आप में बड़ा टिपिकल है, इसको कहना हम भूल छोड़ दें। संविधान की धारा 340 में बाबा साहब ने साफ साफ लिखा है, इस देश की जातीय संरचना और जातीय गणना के आधार पर इस देश की शासन व्यवस्था में कार्यपालिका, न्यायपालिका, जन धन और शासन में सभी जगहों पर जातीय समानुपात में सबकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहला काम होता है जातीय जनगणना। आर्टिकल 340 का पहला डायरेक्शन है कि इस देश में जातीय जनगणना होना चाहिए, जो कब होनी चाहिए थी? 1950 में। 26 जनवरी 1950 के बाद जो आज माननीय मेश्राम साहब समझा रहे थे कि इस देश में संविधान चालू तो हुआ लेकिन संविधान लागू नहीं हुआ, संविधान लागू नहीं हुआ। एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम 1950 से लगातार इस देश की सरकारें करती आ रही हैं। बंधुओं, आर्टिकल 340 के हिसाब से पहले इस देश की जातीय जनगणना होनी चाहिए थी और साहू जी महाराज की तरह यहां के समाज को, यहां के देश के नवनिर्माण में, देश के भाग्य निर्माण में उसकी पूरी भागीदारी लेते हुए कम से कम 75% आरक्षण दिया जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य से हम आप जानते हैं 1931 में जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी। देश आजाद होने के बाद हमने जातीय जनगणना नहीं कराई। उसी आंकड़े को हम बोल रहे हैं कि भाई 52% ओबीसी की आबादी होती है। यह बात सही है कि आजादी के बाद 26 जनवरी 1950 के बाद हमारे एससी एसटी बंधुओं को तो आरक्षण का उनको हक बराबर मिल गया 22.5%। लेकिन यह हमारे देश के दुर्भाग्य का वो दिन था 16 नवंबर 1992। 52% ओबीसी जो डिक्लेयर्ड है 1931 में, उसकी जनसंख्या निश्चित पहले से बड़ी होगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी संवैधानिक हदों को पार करते हुए
और 52% ओबीसी को 27% का चॉकलेट टॉफी देकर और आपकी छुट्टी कर दी। और तो और ऊपर से क्रीमी लेयर नाम का एक और ऊपर से आपको क्लॉज दे दिया। बंधु, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा इस विषय को समझते हैं। अगर यह कहा जाए कि आज देश में आरक्षण जैसी चीज समाप्त हो गई है तो इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं होगी। आप सबकी जानकारी के लिए अभी कुछ ही दिनों पहले 314 आईएएस की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद, आप जानते हैं कि आईएएस जब एक पीटी में क्वालिफाई करता है तो कितने ढोल नगाड़े बजते हैं, मेंस में क्लियर करता है कितनी उसकी शादियां जो रुकी रहती हैं शादियां तय हो जाती हैं। और जब वो ट्रेनिंग में चला जाता है 314 आईएएस ओबीसी के ट्रेनिंग करने के बाद उनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई और इस देश में किसी भी न्यायपीठ ने इस पर संज्ञान नहीं लिया। इससे बड़ा अपमान, इससे बड़ा शर्मसार का बात ओबीसी समाज के लिए हो ही नहीं सकती। और बंधुओं, और हद तो तब हो गई, इस 31 मार्च को 5 लाख बैकलॉग की सीटें, बैकलॉग क्या होता आप जानते होंगे, जो हमारे लोगों को ये जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत हमें न्याय व्यवस्था में, शासन व्यवस्था में, कार्यपालिका में जो हमें जगह मिलनी चाहिए, उन जगहों की भर्ती जब योग्य उम्मीदवार के नहीं आने के कारण से जो बची रहती है, एक कलम से यहां का ब्राह्मण मेंटर आरएसएस की आदेश पर अरुण जेटली के द्वारा 5 लाख सीटें एक कलम से खारिज कर दी जाती है। हमें अपने अधिकारों की जानकारी ही नहीं है। बहुत लोगों को अभी भी आर्टिकल 340 के तहत क्या होना चाहिए इसकी जानकारी नहीं है। आज संविधान के जानकार जस्टिस बीएस यादव जी की उपस्थिति में आह्वान करना चाहूंगा कि यहां से कम हम नागपुर की साड़ियां जरूर ले जाएं, लेकिन साथ में एक संविधान की पुस्तिका जरूर ले जाएं और उस संविधान को जरा उलट के देखें तो सही। और इस देश के अच्छे अच्छे लोगों को संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान का जो प्रीएम्बल है, इसको लोगों को नहीं पता। और संविधान की जो पहली लाइन है उसी में बहुत सारी बातें साफ साफ कही गई हैं। हम भारत के लोग जो कुछ भी करेंगे, कौन करेंगे? हम करेंगे। एक बच्चों को याद दिलाया जाता है नारा स्कूलों में, देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे। हम, आप लोगों ने बच्चों याद अपने बचपन में बोला होगा। एक बार जरा बोल दीजिए, बात समझ में आएगी। देश की रक्षा कौन करेगा? ऐसे रक्षा नहीं होगी। देश की रक्षा कौन करेगा? अरे भाई, तो हम कौन है? बोलो 85। अरे ये है हम। अरे जिसकी नीयत पर इतना बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो देश की नीति बनाएगा। और रही जहां तक आरएसएस की, आपको पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है। मेरे जैसे वो भी प्रचारक थे। हमारे प्रचारक को मामन मिश्राम साहब अभी जो चिट्ठी देंगे वहां जाना होगा। कोई उनका क्षेत्र, कोई उनका अधिकार, कोई इससे नहीं होती है। आरएसएस के इशारे पर काम करने वाले मोदी जी से आप क्या अपेक्षा कर सकते हैं? 93 सालों से एक कुल के लोग, 52 कुल के लोग इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तय करने का ये जगह ले चुके हैं। 93 सालों की आरएसएस के प्रयास है कि आज वो देश में जो चाहता है, जहां चाहता है वो करता है। बंधुओं, आज देश के लाखों लोग देश के नाम पर आरएसएस जा रहे हैं। आरएसएस में अरे 3.5% न ब्राह्मण इस देश में हैं, और उसमें जितने होशियार हैं, बुद्धिमान हैं, वो तो जुडिशरी में और कार्यपालिका में है। तो जो बेवकूफ लेकिन होशियार नीति बनाने के लिए गलत नियत से भाजपा और उसके कांग्रेस के पीछे जो लोग बैठे हुए हैं, वो आरएसएस के मेंटर हैं। और बंधुओं, आज मैं ये कहना चाहूंगा कि आज इस ओबीसी के साथ और देश के साथ जो धोखाधड़ी का खेल चल रहा है, उसको लेकर मैंने एक बात सोचते हुए, हो के मायूस न उखाड़ो आंगन से पौधा,
होके मायूस न उखाड़ो आंगन से पौधा, धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं पे होगी, यहीं पे होगी, यहीं पे होगी। अब ये बारिश बामसेब के साथ होगी। मेरे जीवन में भी बारिश बामसेब, भारत मुक्ति मोर्चा और बीएमपी के माध्यम से होगी। और अंत में आप लोगों को शुभकामना देते हुए, इतना बड़ा जो सारे देश और दुनिया से कार्यकर्ता इतनी कठिनाइयों में सहकर यहां आए, मैंने अपने प्रदीप यादव से मित्र से पूछा, भाई ये सुविधा होना चाहिए, वो सुविधा होना चाहिए, आरएसएस की खराब आदत पड़ी है। बोले कश्यप जी यहां कोशिश किया जाता है कि आदमी परेशान हो के और कोई आशा की उम्मीद छोड़कर यहां देने के लिए आए, देश के लिए जीने के लिए आए, देश को भोगने के लिए नहीं आए। इसलिए थोड़ी बहुत कठिनाइयां आपको दिख रही हैं। मुझे बड़ा खुशी हुई। प्रचारक बनने का सौभाग्य अब शायद मिलेगा कि नहीं मिलेगा बामसेब में, लेकिन मेरी लालसा है कि प्रचारक बंधुओं के साथ मैं बैठूं, मिलकर हम 30 साल में जो हमने नुकसान किया है देश का, उसका ब्याज सहित आपके साथ मिलकर भरपाई करने की नीयत से आज मैं रामलगन जी के नेतृत्व में बिहार में काम करने को तैयार हूं। मामन मिश्राम साहब और मातंग साहब के निर्देशन से जो भी काम मिले करूंगा। और अंत में आप सब कार्यकर्ताओं के द्वारा जो प्रयास हुआ है, ये विश्व स्तरीय प्रयास है, उसके लिए बात कहते अपनी बात को विरा दूंगा। मेरी कोशिश को सराहे। मैं एक निवेदन करूंगा, आप आरएसएस का जहां भी कोई कार्यकर्ता मिले और वो अपने समाज का अगर हो तो आप उसको जरूर मिलिए, खोज के मिलिए, ढूंढ के मिलिए, और मान न मान मैं तेरा मेहमान, मेरा नाम लेकर जाइए। अगर चल सको तो चलो स्वयं ही, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी, सफलता तुम्हारे चरण चूम लेगी। इन शुभकामनाओं के साथ कहना चाहूंगा, मेरी कोशिश को सराहें, मेरे हमराह चले, मेरी कोशिश को सराहें, हमराह चले। मैंने एक सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ, एक सम्मा जलाई हवाओं के खिलाफ। और इस 2021 की जो जातीय जनगणना में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक छलावा दिया है कि 2019 की गड्डी पार हो जाए, ये देश इतना बेवकूफ नहीं रहा। आपके प्रयासों से देश जाग चुका है। और आरएसएस के अंदर भी अब मैंने कोशिश किया है, आरएसएस के सारे जितने पिलर्स दिख रहे हैं तंबू के, इन पिलर्स को ढा देना है। इन पिनों को देशभक्ति के इस आंधी में बामसेब के साथ जोड़ देना है। और उसकी शुरुआत मैंने कर दी है। मैंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी को लात मारकर देश सेवा और राष्ट्र सेवा इस व्रत में आने का संकल्प कर अब पूरा जीवन आपके साथ लगने का संकल्प किया है। जय भारत, जय भीम।